हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पिछली क्लास में उत्तरवर्ती मुगल शासक को जो है वो पढ़ने का प्रयास किया। लगभग हम जो पॉइंट बन सकते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको देख लिया। अब हम इसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आधुनिक भारत के इतिहास की पहली यूनिट में आपको तीन टॉपिक कवर करने हैं। पहला है भारत में यूरोपियन का आगमन, जो हम लोग देख चुके हैं, और दूसरा है उत्तरवर्ती मुगल शासक, इसको भी हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा है 18वीं सदी का भारत। आज हम इस टॉपिक को जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अब हम शुरुआत करते हैं 18वीं सदी के भारत को। तो 18वीं सदी का भारत, अब ये जो 18वीं सदी का भारत है ना, उस समय में अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। अब ये राज्य जो है वो दो प्रकार के थे। एक राज्य वो थे जो मुगलों से अलग हुए, मुगलों से अलग होकर बने। ठीक, और एक राज्य वो थे जो मुगलों से पहले से ही अलग थे, यानी कि पहले से ही स्वतंत्र थे। यहाँ पे थोड़ा जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, दोनों जगह एक ही प्रिंट हो गया, तो मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। ठीक है, कि मुगलों से अलग होकर बने हुए एक राज्य वो थे जो मुगलों से अलग होकर बने हुए, जिन पर पहले कभी मुगलों का आधिपत्य था। वो राज्य थे हैदराबाद, अवध, कर्नाटक और बंगाल। और एक राज्य वो थे जो मुगलों से पहले से ही अलग थे, जिन पर मुगलों का जो आधिपत्य है वो नहीं था, पहले से ही स्वतंत्र थे, जैसे मराठा, पंजाब, मैसूर और त्रावणकोर। अब ये जो राज्य है जो मुगलों से अलग होकर बने, अब इनके पीछे का कारण क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जो मुगलों से जो अलग हुए उनके पीछे का कारण क्या है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य जो है वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। अब केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में क्या होता है, यदि केंद्र में बैठा बादशाह यदि योग्य है तो वो जो है इनके मनसबदार, सूबेदार, नायक सूबेदार जो है उनको संभाल के रखेगा। ठीक, उन पर अपना नियंत्रण जो है वो बना के रखेगा। परंतु जैसे ही केंद्र में बैठा मुगल बादशाह यदि अयोग्य है तो इसके जो मनसबदार हैं, सूबेदार हैं, ये इस बात का फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को धीरे धीरे जो है मुगल साम्राज्य से अलग करने लगेंगे। इसी के चलते जो है ये हैदराबाद स्टेट बनता है, अवध बनता है, फिर कर्नाटक और बंगाल धीरे धीरे अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लेते हैं। और 18वीं सदी में कोई भी मुगल बादशाह इतना योग्य नहीं था वो जो है इन सब पर जो है अपना नियंत्रण बना सके। इस वजह से जो है ये सारे अलग अलग उनके जितने भी प्रांत हैं वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। ठीक, तो इन जितने भी स्टेट हैं इनकी स्थापना कैसी हुई और इनकी स्थापना करने वाला कौन था, इनकी स्थापना करने वाला कौन था, इन सबको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हैदराबाद स्टेट से। तो मैं लिख देता हूँ हैदराबाद। एक, अब ये हैदराबाद जो है ना, इसकी पहले हम थोड़ी ज्योग्राफिक लोकेशन देख लेते हैं। ये लगभग जो है 18वीं सदी का भारत है। ठीक, अब ये जो स्टेट आप देख रहे हैं यहाँ पर था दक्कन, ये था मुगलों का दक्कन प्रांत, और इसी के नीचे था कर्नाटक स्टेट। मुगलों के ना दक्षिण भारत में दो प्रांत थे, एक था दक्कन और दूसरा था कर्नाटक, और यहीं से लग के था मैसूर, और यहाँ पर थे मराठा, और ये था अवध, और ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये था बंगाल, और यहाँ पर छोटे छोटे स्टेट थे राजपूताना, और ये वाला जो क्षेत्र था ये था पंजाब। ठीक, तो लगभग ये जो है ना उस समय का भारत है। अब मुगलों के दक्षिण भारत में दो प्रांत थे, एक था दक्कन और दूसरा कर्नाटक। अब यहाँ जो दक्कन प्रांत था, इस दक्कन प्रांत की व्यवस्था को संभालने के लिए मुगल बादशाह जो भी होता यहाँ पर सूबेदार नियुक्त करता, सूबेदार। और लगभग 1722 में यहाँ का सूबेदार बनकर आता है निज़ाम उल मुल्क उर्फ चिनकलिस खान, और इस समय मुगल बादशाह हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह रंगीला ने 1722 में निज़ाम उल मुल्क को दक्कन का गवर्नर बनाकर भेजा। अब जो दक्कन का गवर्नर होता उसी को ही कर्नाटक स्टेट की जो है जिम्मेदारी सौंप दी जाती। अलग से मुगल बादशाह जो है कर्नाटक स्टेट के लिए सूबेदार नियुक्त नहीं करता था। ठीक, तो निज़ाम उल मुल्क 1722 में दक्कन प्रांत का गवर्नर बनकर आया, और 1724 में ये जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और हैदराबाद स्टेट की स्थापना करता है। हैदराबाद, तो हैदराबाद स्टेट की जो स्थापना हुई, हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई वो दक्कन वाले प्रांत पर। ठीक, जब इस बात का पता मोहम्मद शाह रंगीला को पता चलता है कि निज़ाम उल मुल्क ने दक्कन प्रांत पर हैदराबाद स्टेट की स्थापना करी और अपने आप को जो है मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया है, ऐसे में मुगल बादशाह 1724 में अपने सेनापति मुबारिज़ खां को निज़ाम उल मुल्क से वापस दक्कन प्रांत पर अधिकार करने के लिए भेजता है। परंतु 1724 में निज़ाम उल मुल्क मुबारिज़ खां को पराजित कर देता, और इस युद्ध का नाम है सकरखेड़ा का युद्ध। तो 1724 में जो है सकरखेड़ा का युद्ध होता है, और सकरखेड़े के युद्ध में
निज़ामुल मुल्क की जीत होती है और मुग़ल बादशाह ये बात समझ जाता है कि अब निज़ामुल मुल्क से जो है छेड़खानी करना ठीक नहीं होगा। निज़ामुल मुल्क जो है ना बहुत योग्य था और ये बात कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला को पता थी, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला के दो खास व्यक्ति थे। एक था सादत खां जो अवध स्टेट की स्थापना करता है और दूसरा है निज़ामुल मुल्क। इन दोनों पर मोहम्मद शाह रंगीला जो है बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। जब भी उस पर संकट या उसके साम्राज्य पर या मुगल साम्राज्य पर जब भी कोई संकट आता तो सबसे पहले वो इन दोनों व्यक्ति को ही याद करता। ठीक, भले ही ये जो है अलग आगे चलकर अलग स्टेट की स्थापना कर लेंगे, परंतु फिर भी मुगल बादशाह इन दोनों पर जो है ना विश्वास बहुत ज़्यादा करता था। और जब भी नादिर शाह का जब हमला होता है तो वो सीधे सीधे निज़ामुल मुल्क को जो है संदेश भेजता है कि आप जो है शांति दूत बनकर आइए। ठीक, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है इन दोनों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ठीक, अब जब दक्कन वाले क्षेत्र पर हैदराबाद स्टेट की स्थापना निज़ामुल मुल्क ने कर ली, ऐसे में कर्नाटक स्टेट भी जो है धीरे धीरे मुगलों से अलग हुआ और कर्नाटक स्टेट को, कर्नाटक राज्य को स्थापना जो करता है उसका नाम था सदाउत उल्ला खां, और ये अपनी राजधानी बनाता है अर्काट को। तो हैदराबाद और कर्नाटक स्टेट की स्थापना करने वाला कौन था और इसकी स्थापना कैसे हुई वो मैंने आपको बता दी। फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन दे देता हूँ कि 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला जो है निज़ामुल मुल्क को दक्कन प्रांत का जो है गवर्नर बनाकर भेजता है, सूबेदार बनाकर भेजता है। और 1724 में निज़ामुल मुल्क जो है दक्कन प्रांत पर हैदराबाद स्टेट की स्थापना करता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, मुगलों से जो है अपने आप को अलग कर लेता है। जब ये बात मुगल बादशाह को पता चलती है तो मुगल बादशाह अपने सेनापति मुबारिज़ खां को जो है युद्ध के लिए वापस दक्कन पर अधिकार करने के लिए अपने सेनापति को भेजता है, परंतु निज़ामुल मुल्क 1724 में सकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज़ खान को पराजित कर देता है और स्वतंत्र स्टेट जो है की स्थापना कर लेता है। ठीक, उसके बाद जब यहाँ पर हैदराबाद स्टेट की स्थापना हो गई तो उसके बाद कर्नाटक भी अपने आप को धीरे धीरे अलग कर लेता है और सदाउत उल्ला खां कर्नाटक स्टेट की स्थापना करता है और अपनी राजधानी बनाता है अर्काट को। ठीक, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवध स्टेट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले एरिया में था अवध को हम जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब ये जो अवध स्टेट है ना, इस अवध स्टेट की स्थापना करता है सादत खां 1722 में। 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला दो व्यक्ति को जो है सूबेदार बना के भेजता है। एक सादत खां को भेजता है अवध में और दूसरा तो निज़ामुल मुल्क है, निज़ामुल मुल्क को भेजता है दक्कन का सूबेदार बनाकर। जब सादत खां को मोहम्मद शाह रंगीला 1722 में अवध का सूबेदार बनाकर भेजता है अवध का सूबेदार बनाता है तो कुछ समय बाद ही सादत खां जो है अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र कर लेता है और अवध स्टेट की स्थापना करता है, अवध की जो है वो स्थापना करता है। ठीक, और ये अवध स्टेट की स्थापना करके बुरहान उल मुल्क की जो है वो उपाधि धारण करता है। अब सादत खां के बारे में दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है। ये योग्य तो था ही, इसके साथ साथ ये कुशल प्रशासक भी था, ठीक। इसने किसानों को जमींदार के चंगुल से छुड़ाया और इसके समय जो विद्रोह को भी इसने जो है वो बेहतरीन तरीके से दबाया। ये योग्य के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था और ये अपनी राजधानी बनाता है फैजाबाद। उसके बाद इसकी राजधानी बनती लखनऊ। ठीक, आगे चलकर पहले जो राजधानी बनती अवध की वो बनती फैजाबाद, आगे चल के इसकी जो राजधानी बनती वो बनती लखनऊ। अब 1739 में ये नादिर शाह के डर से नादिर शाह और मोहम्मद शाह के डर से जो है वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक, इसके बाद जो अगला अवध का नवाब बनता है वो बनता है सफदर जंग। ठीक, अब सफदर जंग के बाद इसका बेटा नवाब बनता है सुजाउद्दौला। अब सुजाउद्दौला से आपको दो तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला कि सुजाउद्दौला के समय ही 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा के जो है वो दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, और 1764 में ही और 1765 में इलाहाबाद की संधि। तो सुजाउद्दौला से आपको दो तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था
तो वो था सुजाउद्दौला, और इलाहाबाद की संधि जब हुई उस समय भी सुजाउद्दौला ही अवध का नवाब था। ठीक, तो आगे यदि हम लोग देखें तो अवध का अंतिम नवाब जो है, अवध का अंतिम नवाब वो था वाजिद अली खां। वाजिद अली खां। अब वाजिद अली खां पर जो है कुप्रशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली खां पर अवध पर, तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो नवाब था वाजिद अली खां। वाजिद अली खां पर ईआईसी कंपनी जो है, ईआईसी कंपनी कुप्रशासन का आरोप लगाकर, कुप्रशासन का आरोप लगाकर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है विलय कर लेती है, जिसके चलते वाजिद अली खां की वाइफ जो रहती है, पत्नी, 1857 के विद्रोह में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है आपको अवध स्टेट से ध्यान रखना है। मैं आपको वापस से एक बार जो है रिपीट कर देता हूँ। तो अवध स्टेट जो है, अवध स्टेट की स्थापना करता है सादत खां 1722 में, और ये बुरहानुल मुल्क की उपाधि ये धारण करता है। शुरुआत में इसकी राजधानी जो रहती है वो रहती है फैज़ाबाद, उसके बाद आगे चलकर इसकी राजधानी बनती है लखनऊ। 1739 में इसका ये जो है आत्महत्या कर लेता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के डर से। इसके बाद जो अवध का नवाब बनता है वो बनता है सफदरजंग। उसके बाद इसका बेटा अवध का नवाब बनता है सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला से आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने कि 1764 में बक्सर का युद्ध इसी के समय होता है और 1765 की इलाहाबाद की संधि। इसके बाद अवध का जो अंतिम नवाब है, अवध का अंतिम नवाब है वाजिद अली खां। वाजिद अली खां पर ईआईसी कंपनी कुप्रशासन का आरोप लगाकर ईआईसी कंपनी में जो है विलय कर लेती है, जिसके चलते इसकी पत्नी बेगम हजरत महल, वाजिद अली खां की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और विद्रोह कर देती है। ठीक, तो अवध स्टेट से आपको जो है इतने पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला स्टेट हम लोग पढ़ेंगे वो है मैसूर। ठीक, मैसूर। तो मैसूर स्टेट को समझने के लिए ना हमें थोड़ा मध्यकाल में जाना पड़ेगा। ये लगभग जो है ना उस समय का भारत है। अब यहाँ जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, ये था बमनी, यह है बमनी साम्राज्य, और इसी के नीचे था विजयनगर साम्राज्य। अब ये जो मैसूर स्टेट है, मैसूर स्टेट अस्तित्व में आता है विजयनगर साम्राज्य के। ठीक, अब ये बहमनी साम्राज्य, ये मध्यकाल की बात है। मध्यकाल में इस वाले क्षेत्र में था बहमनी साम्राज्य और इसी के नीचे था विजयनगर साम्राज्य। अब इन दोनों साम्राज्य की, इन दोनों राज्य की आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। इन दोनों साम्राज्य की कृष्णा और गोदावरी का तो दोआब क्षेत्र है, नदी का जो दोआब क्षेत्र। अब दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का जो उठा हुआ भाग होता है उसको दोआब कहते हैं। उसको लेकर जो है वो युद्ध होता रहता था। ठीक, इन दोनों साम्राज्य की आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी और इन दोनों के मध्य कृष्णा और गोदावरी नदी का जो दोआब क्षेत्र था उसको लेकर युद्ध होता रहता था। अब ये जो बहमनी साम्राज्य है, यहाँ पर सिया मुसलमान ज़्यादा थे, सिया, और ये था एक हिंदू राज्य। जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो बहमनी साम्राज्य से 5 नए राज्य आए, 5 नए राज्य बने, जिसमें से एक था अहमदनगर, बीदर, बरार, ठीक, बीजापुर, और एक था गोलकोंडा। जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो यहाँ से 5 नए राज्य अस्तित्व में आए, जिसमें से एक था अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक, अब ये जो राज्य है इन राज्यों की भी आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। ये राज्य आपस में तो लड़ते ही थे, लेकिन जब भी इनका युद्ध विजयनगर साम्राज्य के साथ होता तो ये सब आपस में मिलकर, ये आपस में तो लड़ते ही थे, साथ में जब विजयनगर साम्राज्य के साथ इनका युद्ध होता तो ये सब एक हो जाते और एक होकर विजयनगर साम्राज्य के साथ जो है वो युद्ध करते। ऐसे में इनका अंतिम जो युद्ध है, इनका अंतिम युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य और ये जो 5 राज्य हैं, बहमनी साम्राज्य जो विघटन होने के बाद जो 5 राज्य बने, इनका अंतिम युद्ध होता है 1565 में, जिसे बन्नी हट्टी की लड़ाई या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। राक्षस तांगड़ी का युद्ध। ठीक, अब इस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य की हार होती है, विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी हार होती है और नया स्टेट अस्तित्व में आता है जिसका नाम था मैसूर। ठीक,
तो आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक। अभी जो मैसूर स्टेट है, मैसूर स्टेट जो है वो अस्तित्व में आता है विजयनगर साम्राज्य की जगह। तो इसको हम थोड़ा मध्यकाल में लेकर चलते हैं। तो मध्यकाल की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ जो स्टेट है, यहाँ था बहमनी साम्राज्य और इसी के नीचे है विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। इनके मध्य जो है कृष्णा और गोदावरी नदी का जो दोआब क्षेत्र उसके लिए जो है वो युद्ध इनके मध्य होते रहता था। जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ तो यहाँ पे नए 5 राज्य अस्तित्व में आए, जिसमें से अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकोंडा था। ये राज्य आपस में तो लड़ते ही थे साथ में, लेकिन जब जब इनका युद्ध विजयनगर साम्राज्य के साथ होता तो ये सब राज्य एक साथ मिल जाते और विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध करते। इनका अंतिम जो युद्ध होता है वो होता है 1565 में, जिसे हम लोग बन्नी हट्टी की लड़ाई, ये राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है और एक नए राज्य का उद्भव होता है, जिसे हम लोग मैसूर स्टेट कहते हैं। जब ये मैसूर स्टेट की यहाँ पर स्थापना हुई तो यहाँ पर एक नया वंश जो है वो जन्म लेता है, जिसका नाम था वड़ियार वंश। वड़ियार वंश, ठीक। तो मैसूर अस्तित्व में आता है विजयनगर साम्राज्य की जगह पर। जब मैसूर अस्तित्व में आया तो यहाँ पर एक नया वंश आता है जिसका नाम था वड़ियार वंश। अब वड़ियार वंश का जो अंतिम शासक था, वड़ियार वंश का अंतिम शासक वो था चिक्का कृष्णदेव राय। ये अयोग्य था, और जब भी शासक या राजा अयोग्य हो तो उसकी शक्तियाँ जो हैं वो किसी और के हाथ में होती हैं। अब ये चिक्का कृष्णदेव राय जो है ये अयोग्य था, तो सीधी सी बात है जो सत्ता है वो किसी और के हाथ में होगी। इसके जगह जो सत्ता थी, इसके 2 मंत्री थे, इसकी सत्ता 2 मंत्री के हाथों में थी। ये दोनों मंत्री जो हैं वो दोनों भाई थे, एक था देवराज और दूसरा था नंदराज। अब देवराज जो है, देवराज का एक अधिकारी था जो सिपाही से प्रमोट होकर अधिकारी बना था, उसका नाम था हैदर अली जो है ना बहुत योग्य था। हैदर अली इन दोनों भाइयों को सत्ता से बेदखल कर आधुनिक मैसूर की स्थापना करते 1761 में आधुनिक मैसूर की स्थापना करता है, ठीक। और इसी हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, ठीक। अब हैदर अली का जो कार्यकाल है वो है 1761 से 1782 तक। तो मैसूर को हम जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। मैसूर अस्तित्व में आता है इस वाले क्षेत्र पर, ठीक है। यह है मैसूर, और यहीं पर था मद्रास और मद्रास में था EIC कंपनी का हेडक्वार्टर। हैदर अली मैसूर स्टेट की स्थापना करता है तो ये अपने साम्राज्य का जो है, स्वाभाविक सी बात है, ये अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करेगा। और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता है इधर नीचे की तरफ में, इधर नीचे की साइड और इस टाइप में, ठीक है। केरल हो गया, त्रावणकोर हो गया, मालाबार हो गया, कोच्चि की तरफ अपना जो है साम्राज्य का विस्तार करता है। और यहीं पर थे EIC कंपनी भी जो है, EIC कंपनी इस समय भारत में जो है एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में जो है उभर चुकी थी, क्योंकि 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर के युद्ध के बाद इन EIC कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई थी, जिसके चलते ये अपना साम्राज्य विस्तार जो है वो तेजी से कर रहे थे। ऐसे में इधर से मैसूर यानी कि हैदर अली अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, और इधर से मद्रास यानी EIC कंपनी जो है अपने राज्य का जो है वो विस्तार करेंगे, ठीक। तो इन दोनों के मध्य सीधी सी बात है, जब ये दोनों अपने राज्य का विस्तार करेंगे, ऐसे में इन दोनों के मध्य जो है मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। और इन्हीं मतभेद के चलते इनके मध्य जो है वो 4 युद्ध होते हैं, और इन युद्धों को हम लोग कहते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ये टोटल 4 होते हैं, जिसमें से 2 का नेतृत्व हैदर अली करता है, हैदर अली, और 2 का नेतृत्व इसका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक। इनके मध्य जो पहला युद्ध होता है वो युद्ध होता है 1767 से 1769 के बीच, EIC वर्सेस हैदर अली, ठीक। हैदर अली। अब इनका पहला जो युद्ध होता है इसका अंतिम परिणाम आता है मद्रास की संधि के साथ। मद्रास की संधि
पहले युद्ध में ना हैदर अली आक्रामक था, यानी कि हैदर अली जो है ना वो ईआईसी कंपनी पे बहुत बेहतरीन तरीके से युद्ध कर रहा था, जिसके चलते ईआईसी कंपनी को संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और कहीं ना कहीं हैदर अली को लालच दिया गया, ईआईसी कंपनी ने हैदर अली को लालच दिया कि जब भी आपका मराठों के साथ युद्ध होगा तो हम अब जो है आपका साथ देंगे, ठीक है। तो पहला जो युद्ध होता है वो होता है 1767 से 1769 के बीच, जिसका जो अंतिम परिणाम वो होता है मद्रास की संधि। अब इसका जो दूसरा युद्ध है, दूसरा युद्ध होता है 1780 से 1782। यहाँ पर ईआईसी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हैदर अली पर भारी पड़ जाते हैं और इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद युद्ध में उतरता है इसका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है। तो अब जो संधि होंगी, अब संधि होंगी किसके साथ? ईआईसी की जो संधि होंगी वो होंगी टीपू सुल्तान के साथ। और यहाँ पर संधि होती है मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि, ठीक। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो होता है 1790 से 1792 के बीच। अब ये युद्ध जो है हैदर अली मारा जा चुका है, ठीक। हैदर अली की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। तो अब यहाँ पर युद्ध होगा ईआईसी वर्सेस टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। और इस युद्ध का परिणाम जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ होता है। और यहाँ पर संधि होती श्रीरंगपट्टनम, इस युद्ध का अंतिम परिणाम श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है वो युद्ध समाप्त होता है 1792 में। और जो आखिरी और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत आधा मैसूर जो है वो टीपू सुल्तान को ईआईसी कंपनी को देना पड़ जाता है। और ईआईसी कंपनी जो है टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ का जो है वो पेनल्टी लगाती है, जिसमें से आधे पैसे टीपू सुल्तान तो जमा कर लेता, परंतु आधे पैसे के चलते अपने 2 बेटों को जो है वो ईआईसी कंपनी के साथ गिरवी रखना पड़ता है। इसे 2 बेटों को जो है वो गिरवी रख देता है, ठीक। अब जो आखिरी युद्ध है यानी कि चौथा जो युद्ध है वो चलता है 1796 से 1799 तक। अब इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, टीपू सुल्तान की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और पूरे मैसूर पर जो है वो अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, ठीक। तो अंग्रेज और मैसूर के मध्य जो है कुल 4 युद्ध होते हैं, जिसमें से पहला युद्ध होता है 1767 से लेकर 1769 के बीच ईआईसी वर्सेस हैदर अली के साथ, हैदर अली, और इस युद्ध की समाप्ति होती है मद्रास की संधि के साथ। और दूसरा युद्ध होता है 1780 से लेकर 1782 के बीच, जिसमें से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो संधि होती है वो किसके साथ होती है? टीपू सुल्तान के साथ। और यहाँ पर मंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। और तीसरा जो युद्ध है वो 1790 से 1792 के बीच चलता है, जिसमें से टीपू सुल्तान की हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पर होती है, जिसके तहत ईआईसी कंपनी टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ का जो है पेनल्टी, मैसूर पर 3 करोड़ की पेनल्टी लगाती है, जिसके चलते अपने 2 बेटों को गिरवी रखना पड़ता है और साथ साथ में अपना पूरा आधा राज्य जो है वो ईआईसी कंपनी को सौंपना पड़ता है। और चौथा जो आखिरी युद्ध है इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और पूरा मैसूर पर ईआईसी कंपनी का अधिकार हो जाता है, ठीक। तो ये टोटल 4 युद्ध है, ठीक है। आप इसको इसमें से सीधे आपको क्वेश्चन बन जाएगा, आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इसमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है इसमें, ठीक। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जो है ना टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टीपू सुल्तान, ठीक है, ये मैसूर पर शासन करता है 1782 से 1799 तक, ठीक है। 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान जो है, इससे आपको 2-3 पॉइंट है वो ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान जो है 18वीं सदी के, इसकी गिनती 18वीं सदी के योग्य शासक में होती है। जैसे 18वीं सदी का योग्य शासक जैसे बालाजी बाजीराव हो गया, विश्वनाथ हो गया, निजामुल मुल्क हो गया, ठीक। तो 18वीं सदी के योग्य शासक में इसकी गिनती होती है, ठीक। ये नए विचारों का प्रवर्तक था, मैं जितना लिख नहीं पा रहा हूँ उतना आप चाहे तो वीडियो को 2 बार देखिए, परंतु मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से नोट करिए, ठीक। तो टीपू सुल्तान की जो गिनती है ना वो 18वीं सदी के योग्य शासक में होती है। ये नए विचारों का प्रवर्तक था, इसने मापतोल की नई प्रणाली का विकास किया। मापतोल की नई प्रणाली का विकास किया, ठीक। इसने सिक्का ढालने की एक नई प्रणाली का भी विकास किया, सिक्का ढालने की नई प्रणाली, ठीक। और इसने फ्रांसीसी क्रांति 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जो है ना उसने इसमें रुचि लिया। और जो भी फ्रांसीसी क्रांति में रुचि लेता वो जो है उनका एक क्लब चलता था, फ्रांसीसी क्रांति जो भी उसमें रुचि लेता उनका एक क्लब चलता था, जिसको हम जेकोवियन क्लब के नाम से जानते हैं, वो इसका हिस्सा बना, ठीक। और यूरोपियन कंपनी के तर्ज पर एक कंपनी बनाने की कोशिश की।
जैसे यूरोप से बहुत सारी कंपनी भारत में अगर व्यापार करती है, उसी तरह टीपू सुल्तान कहता था कि हमारे स्टेट, हमारे राज्य की भी एक कंपनी होना चाहिए, हमारे राज्य की भी व्यापारिक एक कंपनी होना चाहिए जो भारत से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ जो है वो व्यापार करें, बनाने की जो है वो कोशिश की, परंतु इसको जो है काम करने का टाइम ही नहीं मिला। ये युद्ध में इतना बिजी रहा कि इसको काम करने का मौका ही नहीं मिला। इसने आधुनिक नौसेना बनाने का भी प्रयास किया, आधुनिक नौसेना, परंतु जो है ना वो बना नहीं पाया। इसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने दूत भेजे, जैसे चीन, म्यांमार, फ्रांस, पेगू जिसको हम लोग म्यांमार कहते हैं, ईरान, ठीक है। और टीपू सुल्तान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। इस बात का पता चलता है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में माँ शारदा की जो मूर्ति है उसकी स्थापना के लिए, उसको स्थापित करने के लिए दान दिया था। तो इतने कुछ पॉइंट हैं टीपू सुल्तान से आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं है कि आप समझ पाए, लेकिन फिर भी मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको आप ध्यान से सुनिए और उसको नोट करने का प्रयास करिए, ठीक। तो टीपू सुल्तान जो है ना वो बहुत योग्य शासक था, परंतु वो युद्ध में इतना बिजी रहा कि उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला। 1782 से लेकर 1799 तक ये मैसूर का सुल्तान रहा। अब इसकी गिनती जो है 18वीं सदी के महान शासक, 18वीं सदी के योग्य शासक जैसे विश्वनाथ हो गया, बालाजी बाजीराव हो गया, निजामुल मुल्क सादत खां, इनके साथ इनकी गिनती होती है, ठीक। ये नए विचारों का प्रवर्तक था। इसने मापतोल की नई प्रणाली का विकास किया, सिक्का ढालने की नई प्रणाली का विकास किया, फ्रांसीसी क्रांति में जो है उसने रुचि लिया और साथ में जैकोबियन क्लब का जो है वो मेंबर बना। यूरोपियन कंपनी की तर्ज पर एक कंपनी बनाने का प्रयास किया जो भारत से बाहर जाकर अन्य देशों के साथ जो है जो व्यापार कर सके, और आधुनिक नौसेना जो है वो बनाने का प्रयास किया। इसने व्यापार के लिए अपने दूत भेजे, जैसे चीन, म्यांमार, फ्रांस, ईरान में व्यापार के लिए। ये एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। इस बात का पता चलता है कि साउथ इंडिया में जो है इसने श्रृंगेरी में माँ शारदा की मूर्ति स्थापित करने के लिए जो है वो दान दिया था। तो इतने कुछ पॉइंट है टीपू सुल्तान से आपको ध्यान रखना है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जितने भी स्टेट बचे हुए हैं उसको हम आगे की क्लास में जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने जो है एक हैदराबाद स्टेट को देख लिया है, हैदराबाद, इसकी स्थापना करता है निज़ामुल मुल्क, ठीक। दूसरा फिर हमने देखा कर्नाटक, इसकी स्थापना करता है सदाउत उल्ला खां। उसके बाद हमने देखा अवध, इसकी स्थापना करता है सादत खां। फिर आया मैसूर, ठीक। मैसूर स्टेट की जो स्थापना है, आधुनिक मैसूर की स्थापना करता है हैदर अली। तो लगभग इतने स्टेट जो हैं हम कवर कर चुके हैं। आगे की क्लास में जितने भी स्टेट बचे हैं उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।